Welcome to this presentation on Shipping Corporation of India after issuance of expression of interest by Deepam on 22nd November. तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ. Fact, figure and opinion in the presentation video are based on information available in different agencies and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. 22 दिसंबर को सेक्रेटरी दीपम ने ट्वीट करते हुए प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम PIM फॉर इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके लिए जो है EOI जारी किया. ये 118 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें डिटेल्स दिया हुआ है. पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी जो एक्विजिशन से मिलेगी, जिसमें सरकार की 63.75% शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ जो है प्राइवेट जो भी बिडर होगा उसको दे दी जाएगी. PIM कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट में है वो. PIM का एड जो है ये दिया हुआ है इधर, और उसमें पार्ट ए, पार्ट 2B 2 पार्ट है. पार्ट ए में क्या इंट्रोडक्शन है, कंपनी के बारे में जानकारी है, कंपनी ओवरव्यू है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इंडस्ट्री शिपिंग इंडस्ट्री की ओवरव्यू है, और की इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सुधार के लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं, और कोविड-19 के इम्पैक्ट शिपिंग इंडस्ट्री पे जो हुआ उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है. और इसमें जो है ट्रांजैक्शन एडवाइजर जो है इस पूरे जो ट्रांजैक्शन के लिए RBSA एडवाइजर, जिनका 1971 में फाउंडेड थे, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन एडवाइजरी फर्म है. और ये 250 ज़्यादा प्रोफेशनल है, इंडिया, दुबई, सिंगापुर में काम करती है, और ये टॉप उसमें आते हैं. इसलिए एक कॉम्पिटेंट जो है ट्रांजैक्शन एडवाइजर इन्होंने नियुक्त किया हुआ है. शिपिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के पार्ट बी में जब देखते हैं तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस में ट्रांजैक्शन का टाइमलाइन दिया हुआ है. जो टाइमलाइन जो है 22 दिसंबर को रिलीज ऑफ पब्लिकेशन से स्टार्ट होती है, और जो है 13 फरवरी को जो है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ EOI है. तो ये जो टाइमलाइन है EOI तक की दी हुई है. उसके बाद में जो सेकेंड पार्ट है वो उसके बाद में जब आएगा RFP उसके बाद वो सामने में मिलेगा. और इंफॉर्मेशन उसमें जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेस एक हो गई. नंबर 2 में हो गई जनरल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लॉक इन शेयर होंगे किस तरह से होंगे, और दूसरे रेस्ट्रिक्शंस हैं. FDI पॉलिसी है 100% जो अलाउड है, और इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ EOI, डिस्क्वालिफिकेशन, अप्रूवल, लेट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, सब्स्टिट्यूशन, विड्रॉल ऑफ EOI, इवैल्यूएशन ऑफ EOI, रिजेक्शन, वैलिडिटी ऑफ EOI, कॉन्फिडेंशियलिटी, अदर्स, सिक्योरिटी क्लियरेंस, गवर्निंग लॉ, ज्यूरिसडिक्शन. इसके बारे में पूरा जानकारी पार्ट बी में दिया हुआ है. और उसमें थोड़ा थोड़ा बारीकी मतलब देखते हैं तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग होगी QIP, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पार्टीज हैं उनकी. और जो एक खास बात इसमें जो समझ में आती है वो ये है कि जो रिजर्व प्राइस पहले क्या होता था, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में रिजर्व प्राइस पहले डिस्क्लोज कर दिया जाता था, और कई बार ऐसा हुआ है कि रिजर्व प्राइस जो है बहुत हाई सेट हो गया और जो है कोई बिडर नहीं आया. तो अभी जो है रिजर्व प्राइस जो है बाद में फाइनेंशियल बिड आने के बाद में रिजर्व प्राइस सेट होगा और वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा. और एक इसमें खास बात जो है वो ओपन ऑफर है, उसमें जो है 26% मिनिमम अक्वायर ओपन ऑफर आएगी उसके लिए. और जो है ओपन ऑफर एक जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि मतलब जो भी अगर गवर्नमेंट की स्टेक सेल होगी उसमें इस तरह का नहीं है कि मतलब उसको इधर उधर से ये मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी, इसे इसको ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा. ओपन ऑफर इस पार्ट का डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट है जो शेयर होल्डर को, और इसके बाद में जो ट्रांजैक्शन होने के बाद में शेयर होल्डर को ओपन ऑफर दिया जाएगा. तो इसमें जो है कुछ क्रिटिक्स शुरू हो गई हैं. PIM में क्या बोला गया, इसके जो है जो भी मेमोरेंडम अभी जारी हुआ है तो उसमें ये बोला गया कि जो पोटेंशियल बिडर हैं उनको बहुत सारी की डिटेल्स
और डील के टर्म्स के बारे में बहुत जानकारी नहीं दिया है, तो जिससे पार्टिसिपेट करने में हिचकिचाहट रहेगी। और दूसरा ये बोला गया है कि सक्सेसफुल बिडर को उसको बहुत सारा ऑब्लिगेशंस रहेगा, एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट पॉलिसी, वीआरएस और असेट स्ट्रिपिंग उसको नहीं करने दिया जाएगा, लॉक इन रहेगा शेयर का। तो ये तो गवर्नमेंट को अपना इंटरेस्ट और कंपनी के एम्प्लॉय का इंटरेस्ट सेफगार्ड करना है, तो क्वाइट लॉजिकल है। और दूसरी कंडीशन है रिलेटिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ सक्सेसफुल बिडर, वो एंड कंसोर्टियम मेंबर इन केस ऑफ जेबी, वो जो है इसमें नहीं दिया गया। वो जो है आरएफपी जब आएगा उस समय या शेयर परचेज एग्रीमेंट में स्टेज 2 में वो मिलेंगी डिटेल्स पूरी। और दूसरी एक इसमें जो अप्रहेंशन बताया गया है ये कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स है बहुत ज़्यादा असेट, और दैट में क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द पोटेंशियल बिडर। तो उसमें ऐसा है कि एक particular company may not be interested in different type of asset because the company has different type of ships। और जो उसका अगर डिटेल में देखते हैं तो ये आता है कि कंपनी जो 1/3 ऑफ इंडिया शिपिंग कैपेसिटी है उसमें जो 59 शिप हैं अभी, जो 2 कंटेनर शिप है, 13 क्रूड कैरियर है, 15 ड्राइवर कैरियर, 1 एलपीजी अमोनिया कैरियर, 2 मल्टीपर्पज सप्लाई व्हीकल, 8 ऑफशोर सप्लाई वेसल, 13 प्रोडक्ट कैरियर, 5 वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। इस तरह से इनकी वो है। और दूसरा क्या है कि इसमें डील में जो है नॉन कोर एसेट नहीं, तो पहले से क्लियर था, इट वाज नोन टू एवरीबॉडी की जो जमीन है, रियल एस्टेट है कंपनी की बम्बई और कलकत्ता में, वो तो इसमें सरकार नहीं बेचने वाली क्योंकि उसका वैल्यूएशन मिलेगा नहीं। लेकिन उससे शेयर होल्डर को किस तरह से लिंक किया जाएगा, शेयर होल्डर का कुछ है या नहीं है, उसके बारे में इस पीआईएम में कोई जानकारी नहीं दिया हुआ। ये इनके जो शिप है, फ्लीट है, उनकी पूरी जानकारी इधर दिया हुआ है, और उनका जो है टोटल परसेंटेज शेयर इन टर्म्स ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ये पाई चार्ट में दिया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो अगर चर्चा करें तो ये समझ में आता है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट ओन एंटिटीज इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक है, वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये जो मानने में आया है कि मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई ऑफ द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द बिड इफ दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो क्या है कि नेटवर्थ जो है 2000 करोड़ होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा इसमें जो है चीज आया है, जिससे जो है एम्प्लॉय जो विरोध कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट का, उनको ये ऑप्शन दिया है कि आप खरीद लीजिए। तो अभी एक इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ चर्चा नहीं करना चाहेंगे, जिसने खाली जिस तरह का हमको मिला है ऐसा यहाँ पोस्ट किया। कोई एक ब्रोकर है द्वारका शेयर एंड ब्रोकर, उन्होंने इसका वैल्यूएशन पहले 249 पर शेयर के हिसाब से किया था, बाद में 307 पर शेयर के हिसाब से किया था। इट लुक्स एस्ट्रोनॉमिकल, आई डोंट नो, इसका हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर जो फैक्ट एंड फिगर जो लिया हुआ है वो बराबर है। अब वैल्यूएशन तो होगा, लेकिन क्योंकि जो है रियल एस्टेट जो मेन इसमें बात कही गई है, तो वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 6000 करोड़ है, आउट ऑफ टोटल 14 50% है। तो वो प्रॉपर्टी तो बिक नहीं रही, तो वो तो रहेगी, उसको कैसे शेयर होल्डर को उसमें से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में क्लैरिटी अभी है नहीं। तो ये इसमें बड़ा हिस्सा वही है। और इनके कुछ जॉइंट वेंचर कंपनी है उसकी जानकारी है, इसमें भी थोड़ा सा कुछ है पैसा इनका पास, जो इनसे इस के जो है बेचने से, हिस्सेदारी बेचने से क्वार्टरली रिजल्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो 9 नवंबर को वीडियो पब्लिश किया था, उसमें जो दिखाए गए थे उन्हीं को यहाँ रिपीट किया गया है, कुछ नया नहीं है। और रिजल्ट में भी कुछ ऐसा खास इंटरेस्टिंग चीज़ है नहीं, क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं थे। वही उसकी सेल है, यहाँ पे इप्टा दिया हुआ है, सब घट गया एक्चुअली। फर्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, बिकॉज इनके जो पास जो क्रूड कैरियर हैं उनको रेंटल के लिए इस्तेमाल किया गया था, जब बहुत ज़्यादा मंदी हो गई थी और क्रूड का भाव जो है माइनस में चला गया था। तो देयर वर लॉट ऑफ स्टोरेज स्केर्सिटी, तो शिप्स वर यूज्ड एज स्टोरेज। So that time they earned huge money and made a lot of profit as well. तो ये नेट प्रॉफिट की डाटा है। और इस तरह से ईपीएस पिछले क्वार्टर में जो जून वाली थी उसमें 7 रुपए 23 पैसे था, और अभी जो सितंबर वाले क्वार्टर में 3 रुपए 5 पैसे था। और अभी कुछ उतना बहुत ज्यादा कुछ और उसमें सुधार नहीं हुआ है, तो 10 रुपए और 28 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर होता है 6 महीने का। 6 महीने का वही डाटा इधर कंपेयर किया बाकी छमाही के मुकाबले। तो छमाही के मुकाबले जो पिछली छमाहियों में रहा है उससे कुछ खास खराब नहीं है, ठीक ठाक ही है।
और ये एनुअल है। एनुअल में भी जो है देख रहे हैं करीब मोटा मोटी जो पिछले 3 साल में जो गड़बड़ हुआ है 17, 18, 19 में, उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अभी दिखने में नजर आ रहा है। इधर ये सेगमेंटल रिवेन्यू दिया हुआ तो मेनली टैंकर से इनका रिवेन्यू जो है ज्यादा से ज्यादा 2,500 करोड़ के करीब जो है 18-19 में 2,462 करोड़ था और 29-58 में 3,000 करोड़ जो टैंकर का रिवेन्यू था। तो टैंकर एक बड़ा एसेट इनका है, वो बहुत सारी कैपेसिटी भी इनके पास उसकी है। शेयर होल्डिंग जो गवर्नमेंट की है 63.75 वही बेच रहे हैं, पब्लिक की 15% है। अभी देखिए क्या उसमें निकल के आता है। तो एससीआई का मार्केट कैप जो है हम अभी का मार्केट कैप 90 रुपए जब भाव गया तो 4,229-30 करोड़ करीब होता है और उतना ही करीब इनका एनुअल इनकम था पिछले साल और बुक वैल्यू 156 था। उसकी अगर जी शिपिंग जो दूसरी बड़ी कंपनी इंडियन उससे तुलना करें तो उसका मार्केट कैप 3,786 करोड़ अभी 255 के भाव में और उसकी इनकम 3,948 और बुक वैल्यू 462। तो मतलब ऐसा है कि अगर बुक वैल्यू से आधे भाव पर ट्रेड करता है। इवन जी शिपिंग तो एससीआई भी अभी तो आधे से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। तो जो अनुमान जो बड़े बड़े लगाए हुए हैं उसमें क्या है, रियल एस्टेट वगैरह की जो कॉस्टिंग किया हुआ है, बट क्योंकि रियल एस्टेट बिक नहीं रही उसका वैल्यू अनलॉकिंग होगा या नहीं होगा वो एक मतलब अलग चीज है और उसके बारे में अभी तक क्लैरिटी भी नहीं है। प्राइस मूवमेंट, अगर शेयर प्राइस मूवमेंट के बारे में चर्चा करें तो जो 9 नवंबर को हमने जो वीडियो पब्लिश किया था उस समय 50 से 51 रुपए की रेंज में शेयर का प्राइस था और उसके बाद एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिला है, 90-92 रुपए तक गया है। और जिन्होंने उसके एनालिसिस की जानकारी को पे भरोसा करके उसको निवेश किया हुआ तो अच्छे फायदे पे बैठे होंगे, या तो प्रॉफिट बुक कर दिया होगा या फिर अभी और इंतजार कर रहे होंगे। तो अभी तो यही है जो विनिवेश प्रक्रिया है और स्ट्रेटेजिक सेल डाइवेस्टमेंट का है और उसके बाद जिस भी भाव में है गवर्नमेंट सस्ते में तो बेचने वाली नहीं है, ये जान लीजिए। और उसी प्रकार से ये ईओआई बनाया गया है और जो क्योंकि ओपन ऑफर आएगा ही, ये भी क्लियर इसमें क्लैरिटी दे दिया कि बाद में ऐसा कुछ है हैंग पैंग नहीं होगा कि बाद में हिसाब चलेगा सेबी के पास कि हम ओपन ऑफर से एग्जम्पशन मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो सब नहीं होने वाला है। तो ओपन ऑफर में मिलेगा ही। तो अभी अगर निवेश करना है तो आपको कम से कम ओपन ऑफर तक जो है इंतजार करना जो है होगा। और अगर मान लिया आपको लगा कि जो नया बायर है, बायर बहुत अच्छा काबिल है और जो इसको वो बहुत अच्छे से चला सकता है, तो आप जो है बने रहिए कंपनी में, वो ऑप्शन भी आपके साथ रहेगा। तो ये सब जानकारी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो 22 नवंबर को कल आया, तो उसके बाद से हमने ये सब जानकारी इकट्ठा करके इसमें कंपाइल किया वीडियो में और ये वीडियो जो है पब्लिश कर रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। उम्मीद है कि ये जो वीडियो में दिया गया जानकारी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग के लिए या आपको कुछ परचेज करना है या नहीं करना है उस बारे में डिसीजन लेने के लिए काम में आएगी। और जो है वीडियो में दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा यदि आपको हमारा व्यूसांसी2 एक ट्विटर हैंडल है, उसमें जाके आप वहाँ पे हमारे सारे वीडियो मिलते हैं आपको और लेटेस्ट जानकारी जो भी है वो वहाँ पे हम शेयर करते हैं, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और जो है उस जानकारी से अपना फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।